नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करते। दिल्ली में विकसित मेट्रो नेटवर्क सिर्फ एक साधारण परिवहन व्यवस्था नहीं है, बल्कि ये आधुनिक भारत की इंजीनियरिंग क्षमता, स्वव्यवस्थित शहरी विकास और सार्वजनिक सेवाओं की सफलता का प्रतीक है। इसी उपलब्धि को आम जनता के सामने रोचक और शिक्षाप्रद तरीके से प्रस्तुत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन पर दिल्ली मेट्रो संग्रहालय का निर्माण किया गया है। यह संग्रहालय दिल्ली मेट्रो के निर्माण, नवाचार और उपलब्धियों की कहानी को विस्तार से दर्शाता है। तो उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने संग्रहालय का शुभारंभ किया और संग्रहालय में दिल्ली मेट्रो के निर्माण से जुड़ी तकनीकी जानकारियां, भूमिगत सुरंगों के विकास की प्रक्रिया, आधुनिक मशीनरी और सुरक्षा मानकों को विस्तार पूर्वक प्रदर्शित किया गया। तो टनल बोरिंग मशीन यानी कि टीबीएम की सहायता से सुरंग निर्माण की प्रक्रिया को मॉडल और चित्रों के माध्यम से समझाया भी गया, जिससे आगंतुक मेट्रो के जटिल निर्माण कार्य को आसानी से समझ सकते हैं। संग्रहालय में मेट्रो के निर्माण में प्रयुक्त सामग्री, डिजाइन प्रक्रिया और तकनीकी चुनौतियों को भी प्रदर्शित किया गया है, जिससे छात्रों, इंजीनियरों और आम जनता को मेट्रो नेटवर्क की पूरी कार्य प्रणाली का अनुभव प्राप्त होता है। तो सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन पर ये दिल्ली मेट्रो संग्रहालय बनाया गया है, जिसका उद्घाटन हुआ है। सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन पर इस संग्रहालय का उद्घाटन किया गया, जिससे कि जो लोग वहां पर पहुंचेंगे उन्हें मेट्रो से संबंधित सभी जानकारियां एक जगह पर मिल पाएंगी और वो ठीक ढंग से समझ पाएंगे कि किस तरीके से मेट्रो का काम यहाँ पर किया जाता है और साथ ही साथ किस तरीके से मेट्रो टनल्स का निर्माण होता है और किस तरीके से ये तकनीकी का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है। वहीं दिल्ली एनसीआर में शीतलहर का असर तेजी से बढ़ता जा रहा है, जिससे कड़ाके की ठंड महसूस की जा रही है। सुबह और रात के समय ठंडी हवाओं के साथ तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। इसके साथ ही घने कोहरे की स्थिति को देखते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में दिन का अधिकतम तापमान करीब 22 डिग्री सेल्सियस रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। कोहरे की वजह से दृश्यता कम रहने की आशंका है, जिसका असर सड़क और हवाई यातायात पर भी पड़ सकता है। ठंड और कोहरे को देखते हुए लोगों को सुबह के समय सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। खासकर वाहन चालकों को धीमी गति से चलने और सुरक्षित दूरी बनाए रखने को कहा गया है। बुजुर्गों और बच्चों को ठंड से बचाव के लिए घर में रहने की सलाह दी जा रही है। तो लगातार दिल्ली एनसीआर में अब कड़ाके की सर्दी पड़ने लगी है। लोगों को, खासकर बच्चों और बुजुर्गों को सावधानी बरतने के लिए कहा जा रहा है। उनसे अपील की जा रही है कि जितना हो सके बाहर कम निकले और घर में ही रहकर ठंड से बचाव करें। तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। बढ़ती हुई ठंड अब लोगों को महसूस होने लगी है। आवागमन में भी खासा प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है और शीत लहर का जो असर है वो अब दिल्ली एनसीआर में दिखने लगा है। वहीं एक तरफ ठंड की मार और दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण एक बार फिर से गंभीर स्तर पर पहुंच गया है। तो राष्ट्रीय राजधानी के कई इलाकों में स्मॉग की मोटी परत छाई हुई है, जिससे लोगों को सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एम्स, आईएनए और अक्षरधाम जैसे प्रमुख इलाकों में विजिबिलिटी काफ़ी कम हो गई है और हवा की गुणवत्ता बेहद खराब बनी हुई है। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने हालातों को देखते हुए दिल्ली एनसीआर में ग्रैप स्टेज 4 के तहत सभी सख्त कदम लागू कर दिए हैं। इसके तहत प्रदूषण बढ़ाने वाली गतिविधियों पर कड़ी पाबंदियां लगाई गई हैं, ताकि हवा की स्थिति में सुधार लाया जा सके। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक एम्स और आसपास के क्षेत्रों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 351 दर्ज किया गया है, जिसे बहुत खराब श्रेणी में रखा गया है। वहीं अक्षरधाम और यमुना एक्सप्रेस वे के आसपास AQI 442 तक पहुंच गया है, जो गंभीर श्रेणी में आता है। स्मॉग के कारण यमुना एक्सप्रेस वे पर विजिबिलिटी काफ़ी घट गई है। स्थिति को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों को सावधानी बरतने की सलाह दी है और सुरक्षित ड्राइविंग को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। प्रदूषण के इस स्तर के चलते बच्चों, बुजुर्गों और सांस संबंधी बीमारियों से जूझ रहे लोगों को घरों के अंदर रहने की सलाह दी जा रही है। तो दिल्ली एनसीआर में लगातार प्रदूषण का कहर देखने को मिल रहा है, जहां AQI के बढ़ते स्तर के चलते ग्रैप 4 लागू किया गया है। ग्रैप 4 यानी कि प्रदूषण संबंधी सबसे कड़ी पाबंदियां लगाई गई हैं, ताकि जो आबो हवा है उसे थोड़ा बहुत उसमें सुधार किया जा सके। स्थितियाँ अभी काफ़ी गंभीर बनी हुई हैं, लोगों को सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और लगातार देखने को मिल रहा है कि दिल्ली एनसीआर में स्मॉग की एक मोटी परत छाई हुई है, जिसके चलते लोगों को खासा परेशानियों का
सामना करना पड़ रहा है। तो AQI गंभीर स्तर पर है, विजिबिलिटी काफ़ी कम हो गई है, लोगों को आवागमन में खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और बच्चों और बुज़ुर्गों से ये अपील की जा रही है कि जितना हो सके उतना घरों में ही समय बिताएं। वहीं बुलंदशहर में वायु प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे स्थानीय लोगों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। शहर का AQI अब 498 तक पहुंच गया है, जो कि गंभीर श्रेणी में आता है। इससे सामान्य नागरिकों के साथ साथ बच्चों और बुजुर्गों पर विशेष असर पड़ रहा है। स्थानीय लोग आंखों में जलन, गले में खराश और लगातार खांसी जैसी शिकायतें दर्ज करा रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि प्रदूषण के इस उच्च स्तर के कारण सांस संबंधी बीमारियों का जोखिम बढ़ सकता है। प्रशासन ने लोगों को चेतावनी दी है कि वो ज़रूरत के अलावा बाहर न निकलें और मास्क का उपयोग करें। वहीं स्वास्थ्य अधिकारियों ने विशेष रूप से बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों को घर के अंदर रहने और प्रदूषित हवा से बचाव के लिए अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी है। तो दिल्ली NCR और बुलंदशहर जैसी जगहों पर लगातार देखने को मिल रहा है कि AQI का स्तर बढ़ता ही जा रहा है। लोगों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, खासकर बच्चों और बुजुर्गों को ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं और यही वजह है कि बच्चों और बुजुर्गों से सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। लगातार उनसे कहा जा रहा है कि जितना हो सके उतना घरों में ही रहें, घरों से बाहर ना निकलें और कोशिश करें कि जहरीली हवा में कम से कम ही बाहर जाएं। लगातार देखने को मिल रहा है कि AQI का स्तर बढ़ता जा रहा है और यही वजह है कि स्मॉग की एक मोटी परत सुबह शाम दिल्ली NCR और आसपास के इलाकों में देखने को मिल रही है। बुलंदशहर में भी लोगों का बुरा हाल है। खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी कुलदीप हमारे साथ जुड़ गए। कुलदीप, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? लगातार देखने को मिल रहा है कि दिल्ली NCR हो या आसपास के इलाके हो, बुलंदशहर की बात करें तो लगातार जो स्थिति है वो काफ़ी गंभीर नज़र आ रही है। AQI का लेवल लगातार बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और यही वजह है कि सख्त कदम भी यहाँ पर प्रशासन की तरफ से अब उठाए जाने लगे हैं। देखिए सर, मैं आपको बताना चाहूंगा, जनपद मुजफ्फरनगर में जो AQI का बढ़ता स्तर फिलहाल जो प्रदूषण की तरफ जा रहा है, यही यहाँ पर जो इस समय जो गन्ने की पैदावार है, गन्ने की पैदावार की वजह से जो कोल्लू में जो किसान है अपने गन्ना डालते हैं, जो कोल्लू के अंदर से जो निकलने वाला कूड़ा कचरे का जो धुआं है, उसकी वजह से जो मुजफ्फरनगर का जो AQI है वह काफी बढ़कर नजर आ रहा है। जिसके चलते मैं आपको बताना चाहूंगा, वहीं प्रदूषण विभाग, मौसम विभाग लगातार इस पर पूरी तरह से अलर्ट है और लगातार जो कोल्लू संचालक है उन्हें नोटिस देकर उन पर जुर्माना भी करता नजर आ रहा है। वहीं उसके साथ साथ जो मुजफ्फरनगर में जो बिजली है, जिसके चलते घना कोहरा होने के कारण जो वाहन संचालक है वह अपने वाहनों को बहुत ही धीमा और मंदा चलाकर अपने गंतव्य की तरफ जा रहे हैं और जिसके चलते पुलिस भी लगातार देर रात्रि के समय सड़क पर मौजूद रहती है और जो वाहन चालक है उनको भी लगातार उनसे कहते रहते हैं कि अपने वाहनों को धीमा चलाए, जिससे किसी भी तरह की कोई भी हानि या सड़क दुर्घटना न हो सके। जी बिल्कुल। और कुलदीप, लगातार हम जो देख रहे हैं कि बढ़ते स्मॉग के चलते स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों का खतरा भी यहाँ पर बढ़ रहा है, खासकर बच्चों और बुजुर्गों में ज़्यादा परेशानियां देखने को मिल रही हैं और यही वजह है कि उन्हें सलाह दी जा रही है कि वो अपने घरों में ही ज़्यादा समय बिताएं। देखिए सर, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो घना कोहरा है, घना प्रदूषण है, उसकी वजह से जो बुजुर्ग व्यक्ति और जो खासकर बच्चे हैं, उनको जो स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार उन्हें घने कोहरे के कारण बाहर न निकलने की भी हिदायत देते नजर आ रही है और उन्हें जो बुजुर्ग व्यक्ति है उनको खासकर जो दम्मे के बीमार है उनसे भी बार बार अपील की जा रही है कि वह घने कोहरे के चलते अपने घर में ही रहे, जिससे किसी भी तरह की जो बीमारी की चपेट में न आए। बिल्कुल। और कुलदीप, लगातार हम देख भी रहे हैं क्योंकि स्थितियां जो है वो लगातार गंभीर बनी हुई हैं और स्थितियों में फिलहाल कोई सुधार होता हुआ नजर नहीं आ रहा। हालांकि तमाम तरीके के कदम यहां पर उठाए जा रहे हैं। दिल्ली NCR में तो ग्रैब 4 भी यहां पर लागू कर दिया गया है, जो प्रदूषण को लेकर सबसे कड़ी पाबंदियां होता है, लेकिन उसके बाद भी स्थितियां अभी भी गंभीर है और AQI लगातार बढ़ रहा है। देखिए सर, मैं आपको बताना चाहूंगा, मौसम विभाग और मुजफ्फरनगर जिला अधिकारी के निर्देश पर जो मौसम विभाग है बिल्कुल अलर्ट मोड पर है और लगातार जो कोल्लू संचालक है, जो फैक्ट्रियों की चिमनियां है, उनमें से जो जहरीला धुआं निकल रहा है, उन जहरीले धुएं निकलने के कारण जो मुजफ्फरनगर का जो AQI है वह काफी हद तक मतलब जो आउट ऑफ डेंजर यानी रेड जोन में आ चुका है, जिसके चलते लगातार
जो पोलू संचालक है और जो फैक्ट्री है, फैक्ट्री को नोटिस दिया जा चुका है। और जो पोलू संचालक है उन पर भी लगातार जो पोल्यूशन विभाग है लगातार कार्रवाई करता नजर आ रहा है, जिसके चलते जनपद मुजफ्फरनगर का जो AQI है वह नियंत्रण बढ़ रह सके और यह बढ़ ना सके। जी बिल्कुल। और बुलंदशहर की अगर हम बात करें तो बुलंदशहर में भी स्थितियां काफ़ी ज़्यादा गंभीर इस वक्त नज़र आ रही हैं और लगातार बढ़ रहे कोहरे के चलते आवागमन भी खासा प्रभावित हुआ है। गाड़ियों की जो आवाजाही है उस पर भी खासा प्रभाव यहाँ पर पड़ा है और कई जगहों पर एक्सीडेंट की खबरें भी निकलकर सामने आई हैं। कुलदीप, देखिए सर, मैं आपको बताना चाहूँ जो बुलंदशहर है, जनपद मुजफ्फरनगर के बाद हम बात करें बुलंदशहर की, बुलंदशहर में जो AQI है वह भी काफी 350 से ऊपर बढ़ने के चलते जो वहाँ का पोल्यूशन भी काफी डेंजर जोन में आ गया है, जिसके चलते जो बुलंदशहर जिलाधिकारी है लगातार वह भी जो पोल्यूशन विभाग है और स्वास्थ्य विभाग है उनको मीटिंग कर उन लोगों को अलर्ट जारी कर चुका है कि वह अपने क्षेत्र में जो बड़े बूढ़े बच्चे, बड़े और बुजुर्ग और उनके साथ साथ जो बच्चे हैं उन्हें उनके साथ साथ स्वास्थ्य संबंधित मीटिंग में ले चुका है। और जो बुलंदशहर का जो जिलाधिकारी है उन्होंने जो बेसिक शिक्षा अधिकारी है उन्होंने जो बुलंदशहर के स्कूलों का जो टाइमिंग है वह 10 बजे से लेकर 6:30 बजे तक कर चुके हैं, जिससे जो बच्चे हैं वह बच्चे देर स्कूल में जा सके और अपनी पढ़ाई पर खासा ध्यान रख सके। जी बिल्कुल। और लगातार हम देख ही रहे हैं कि तमाम व्यापक कदम उठाने के बावजूद भी कुलदीप जो स्थितियां हैं वो अभी भी गंभीर यहाँ पर बनी हुई है। बहरहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, खासकर बच्चों और बुजुर्गों को सबसे ज़्यादा परेशानी इस खराब मौसम की वजह से होती हुई नज़र आ रही है। लगातार स्थितियाँ गंभीर बनी हुई हैं और यही वजह है कि कई जगहों पर खास पाबंदियाँ और कड़ी पाबंदियाँ यहाँ पर प्रदूषण के मद्देनज़र लगाई जा रही हैं। वहीं नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से वाणिज्यिक उड़ानों के संचालन की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया गया है। जेवर एयरपोर्ट ने हाल ही में अपना दूसरा इंटीग्रेटेड ट्रायल सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। इस परीक्षण के दौरान पूरे एयरपोर्ट का संचालन वास्तविक परिस्थितियों में परखा गया। इसमें यात्रियों की चेक इन प्रक्रिया से लेकर बोर्डिंग तक की पूरी व्यवस्था को जांचा गया और सिस्टम, स्टाफ टीमों और यात्रियों के मूवमेंट को एक साथ जोड़कर परीक्षण किया गया। ट्रायल का मुख्य उद्देश्य यात्रियों को वर्ल्ड क्लास ट्रैवल अनुभव सुनिश्चित कराना और एयरपोर्ट के संचालन को पूरी तरह तैयार करना रहा। तो सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए CISF के साथ समन्वय बढ़ाया गया और सुरक्षा मानकों का बारीकी से पालन भी किया गया। हर सफल ट्रायल के साथ नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाणिज्यिक संचालन के और करीब पहुंचता जा रहा है, जिससे आने वाले समय में यात्रियों को आधुनिक सुविधाओं और सुरक्षित यात्रा का भरोसा भी मिलेगा। तो लगातार किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी ना हो, इसको लेकर ट्रायल रन लगातार देखने को मिल रहा है और तमाम तरीके के व्यापक कदम यहाँ पर उठाए जा रहे हैं ताकि जब भी इसका संचालन शुरू हो तो किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। तो जेवर एयरपोर्ट का दूसरा इंटीग्रेटेड ट्रायल रन भी सक्सेसफुल रहा है। चेक इन से बोर्डिंग तक की प्रक्रिया का पूरा परीक्षण किया गया। CISF के साथ सुरक्षा समन्वय यहाँ पर बिठाया गया और वाणिज्यिक संचालन के बेहद करीब अब नोएडा एयरपोर्ट नजर आ रहा है। उधर ग्रेटर नोएडा वेस्ट की आम्रपाली गोल्फ होम्स और किंग्सवुड सोसाइटी में लिफ्ट की सुरक्षा और संचालन में गंभीर चूक सामने आई है। J1 टावर में गुरुवार शाम 2 महिलाएं करीब 20 मिनट तक लिफ्ट में फंसी रही, जिससे उनके लिए बेहद तनावपूर्ण स्थितियां पैदा हो गई। हालांकि इमरजेंसी अलार्म बजाया गया, फिर भी तुरंत मदद नहीं पहुंची और लिफ्ट की रोशनी भी बंद हो गई, जिससे महिलाओं की परेशानी और बढ़ गई। परिजनों ने सूचना देने के बाद मेंटेनेंस टीम ने लिफ्ट चालू की और महिलाओं को सुरक्षित बाहर निकाला। पीड़िता हरप्रीत, जो एक IT कंपनी में कार्यरत है, नाइट शिफ्ट के लिए जा रही थी और इसी दौरान ये घटना हुई। निवासियों ने इस घटना के बाद लिफ्ट की सुरक्षा प्रणाली और रेस्क्यू प्रोटोकॉल में सुधार की मांग उठाई। उन्होंने सोसाइटी प्रबंधन से तत्काल तकनीकी ऑडिट कराने और इमरजेंसी सिस्टम को मजबूत बनाने की अपील की है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचा जा सके। उधर ग्रेटर नोएडा में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए GNIDA ने बड़ी कार्रवाई की है और नियमों का उल्लंघन करने वाले बिल्डर्स और कंपनियों पर शिकंजा कसा है। ग्रैब 4 के प्रावधानों का पालन न करने वाले 46 बिल्डर्स और कंपनियों पर कुल
49.45 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। प्राधिकरण ने विशेष टीमों का गठन कर निर्माण स्थलों का सघन निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान ये पाया गया कि कई साइटों पर निर्माण सामग्री खुले में रखी जा रही थी और पानी का नियमित छिड़काव नहीं किया जा रहा था, जिससे धूल और प्रदूषण बढ़ रहा था। इन खामियों के चलते कार्रवाई अमल में लाई गई। ACEO सुमित यादव ने कहा कि प्रदूषण नियंत्रण नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ GNIDA लगातार सख्त कार्रवाई करती रहेगी। उन्होंने बिल्डर्स और कंपनियों को चेतावनी दी कि भविष्य में भी नियमों का पालन न करने पर कठोर जुर्माना और अन्य कानूनी कदम उठाए जाएंगे। ये कार्रवाई स्थानीय हवा की गुणवत्ता सुधारने और नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा के उद्देश्य से की गई है। उधर मुजफ्फरनगर जिले के निराला गांव में बुधवार देर रात एक गंभीर बिजली हादसा हो गया। 2,20,000 मेगावाट की विद्युत लाइन का एक पोल गिरकर मकानों को नुकसान पहुंचा गया। इस घटना में 3 मकान क्षतिग्रस्त हो गए और एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद गांव में अफरा तफरी फैल गई। विद्युत विभाग की टीमें मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला। ग्रामीणों में नाराजगी इस बात को लेकर है कि हादसे से पहले भी इसी पोल को लेकर शिकायतें की जा चुकी थी, लेकिन विभाग ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। टोल फ्री नंबर पर शिकायत करने के बावजूद भी किसी ने समस्या का समाधान नहीं किया। ग्रामीणों का कहना है कि पोल या तो हटाया जाए या उसकी ठीक से रिपेयरिंग की जाए, क्योंकि ये बस्ती के बीच में होने के कारण किसी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकता है। गांव के प्रधान ने बताया कि उन्होंने 6 दिसंबर को भी इस पोल से जुड़े खतरे के बारे में शिकायत की थी। उन्होंने बताया था कि लोकल पावर अधिकारियों ने इसे अपने अधिकार क्षेत्र में नहीं मानते हुए जिम्मेदारी से इनकार कर दिया। इसी अनदेखी के कारण रात में यह हादसा हुआ। अब तक 5 से 6 मकान क्षतिग्रस्त हो चुके हैं और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। प्रधान ने स्पष्ट किया कि ये नई बस्ती है और भविष्य में किसी बड़ी दुर्घटना से बचने के लिए पोल की रिपेयरिंग या हटाने की कार्रवाई की जाए। ग्रामीणों और प्रधान की मांग है कि विद्युत विभाग तुरंत इस मामले की जांच कर उचित कदम उठाए ताकि बस्ती में रहने वाले लोग सुरक्षित रह सकें। मुजफ्फरनगर के मुख्य बाजारों में गुरुवार को नगर पालिका ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस दौरान सड़कों पर व्यापारियों द्वारा रखा गया सामान जब्त करने के प्रयास के विरोध में व्यापारियों ने जमकर हंगामा किया। हंगामे के दौरान एक युवक नगर पालिका के ट्रैक्टर के सामने लेट गया, लेकिन इसके बावजूद अभियान जारी रखा गया। इस कार्रवाई में कई दुकानों का सामान जब्त किया गया और कई दुकानों का चालान भी काटा गया। नगर में बढ़ते अतिक्रमण को लेकर पिछले कई दिनों से अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन व्यापारी टीम के जाने के कुछ ही समय बाद फिर से सड़क पर अपना सामान रख देते हैं। इसी कारण आज नगर पालिका की टीम ने पुलिस फोर्स के साथ मिलकर शिव चौक, भगत सिंह रोड और अन्य मुख्य बाजारों में अभियान चलाया। इस दौरान सड़कों पर रखा सामान जब्त किया गया और व्यापारियों के विरोध के बावजूद अभियान जारी रहा। ईओ नगर पालिका प्रज्ञा सिंह ने बताया कि कई महीनों से लोगों को समझाने और नोटिस देने के बावजूद व्यापारी नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विशेषकर सर्दियों में गर्म कपड़े, टोपी और मोजे जैसी वस्तुएं सड़क पर बिखरी रहती हैं, जिससे आवागमन प्रभावित होता है। इस कारण टीम ने मजबूरी में सामान जब्त किया है और जुर्माना भी लगाया है। प्रज्ञा सिंह ने स्पष्ट किया कि नगर पालिका का उद्देश्य केवल सड़क और सफाई व्यवस्था को सही बनाए रखना है। उन्होंने कहा कि ठेले को किसी विशेष स्थान पर स्थायी रूप से न रखकर चलायमान रूप से रखना चाहिए। सामान को सुरक्षित रखने और सड़क पर अतिक्रमण रोकने के लिए यह अभियान नियमित रूप से जारी रहेगा। ये विगत कुछ दिनों से हम रेगुलर अभियान चला रहे हैं। देखिए, कई माह से ये हम लोग ट्राई कर रहे थे, क्योंकि लोगों को समझा के, माइकिंग करके और एक एक ठेलों पे जा के उन्हें ये समझाते हुए कि आप अपनी गाड़ी पीछे कर लो और सामान यहाँ बांध के ना जाओ, इस पे लोग मान गए। लेकिन चूंकि कोई रिजल्ट नहीं निकला इसमें, हमारी टीम जाती थी, अभियान चलाती थी, 10 मिनट बाद स्थिति पूर्ववत हो जाती थी। और अभी जब से सर्दियों का टाइम स्टार्ट हुआ है तो वूलेंस के टोपी, मोजे सब एकदम बीच सड़क में हर जगह लग गए हैं। आवागमन में बहुत समस्या हो रही है। उच्चाधिकारियों के भी लगातार निर्देश आ रहे हैं कि भाई अभियान चला जाए, और अभियान तो चल रहे हैं लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा था। तो चूंकि माइकिंग बहुत हो गई, नोटिस बहुत हो गए, तो अब हम लोगों ने सामान जब्त कराना मजबूरी में शुरू किया है, क्योंकि सामान भाई जो लोग बीच सड़क पे रखे हैं, बाहर अतिक्रमण कर रहे हैं और नहीं मानने पे सामान जब्त हो रहा है और जुर्माना दे के फिर छोड़ा जा रहा है। तो अगली खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया। बता दें कि आरोपी पर एक युवती के साथ जबरन शादी, धर्म परिवर्तन, अपहरण और दुष्कर्म का आरोप था। पुलिस ने आरोपी को संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है। वहीं पुलिस ने 10 दिन से लापता नाबालिग युवती को महाराष्ट्र के कोल्हापुर से बरामद कर लिया है। वही युवती का आरोप है कि आरोपी उसे अजमेर ले जाकर उसका नाम हयात रखवा दिया था। वहीं ये पूरा मामला मुजफ्फरनगर के सिटी कोतवाली का बताया जा रहा है। मिमलाना गांव से सूचना मिली कि एक लड़की नाबालिग उम्र की को एक मुस्लिम समुदाय का लड़का
लेके चला गया है। तो तुरंत इस संबंध में अभियोग पंजीकृत किया गया, जिसमें 137(2) और 87 BNS की धाराएं लिखी गई, जिसके तहत किडनैपिंग और जबरन शादी करने के लिए ले जाने का मुकदमा पंजीकृत किया गया। इसके बाद पुलिस द्वारा टीम्स बनाई गई और खोजबीन की गई। 8 से 9 दिन की लंबी सर्च के बाद पुलिस को लड़की कोल्हापुर महाराष्ट्र से बरामद हुई और उसके बाद पुलिस द्वारा लड़के को भी गिरफ्तार कर लिया गया। कहाँ पे धर्म परिवर्तन कराया था लड़की का ले जाकर? लड़की के बयानों से अब तक जो तथ्य सामने आए हैं उससे कुछ ना कुछ ये क्लियर होता है कि अजमेर शरीफ जाकर लड़की का नाम हयात रखा गया और धर्म परिवर्तन जैसे भी कुछ तथ्य सामने आए हैं, जिसकी जांच आगे की जा रही है। तो मुजफ्फरनगर में देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान पुलिस की गोली लगने से एक व्यक्ति घायल हो गया। मुठभेड़ के बाद की गई कॉम्बिंग कार्रवाई में पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार किया। जांच में सामने आया कि बदमाशों ने शराब के ठेके और फर्टिलाइजर फैक्ट्री में चोरी की वारदातें अंजाम दी थी। चेकिंग के दौरान पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से पेचकस, चाकू और ताला तोड़ने का सरिया बरामद किया। इसके अलावा 62,000 रुपए की नकदी, एक तमंचा, कारतूस और चोरी की बाइक भी पुलिस ने जब्त की। रात के अंधेरे में वारदात को अंजाम देने निकले बदमाश आखिरकार पुलिस के शिकंजे में फंस गए और खुद ही पुलिस का शिकार बन गए। ये मामला नई मंडी कोतवाली क्षेत्र के भोपा रोड से संबंधित है। पुलिस ने कहा कि आगे भी ऐसे अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। जनपद मुजफ्फरनगर में विगत घटनाओं के खुलासे एवं अपराधियों के धरपकड़ के निर्देश, जिसमें एसएसपी साहब ने खुलासे के लिए निर्देश दिया और टीम गठित कर रखा था। इस क्रम में नई मंडी पुलिस द्वारा विभिन्न स्थानों पर चेकिंग की जा रही थी। आज अभी थोड़ी देर पहले नई मंडी पुलिस की एक टीम ये जो भोपा रोड जाता है टीएस मान पुलिया के पास चेकिंग कर रही थी। चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध मोटरसाइकिल शहर की तरफ से तेज गति से आता दिखा। पुलिस को जब शक हुआ, रुकने का जब पुलिस ने इशारा किया, उस गाड़ी पर बैठे बदमाशों ने मोटरसाइकिल को एकाएक टीएस मान रजवाहे की तरफ मोड़ लिया। पुलिस को चकमा देते हुए भागने लगे। पुलिस ने जब घेराबंदी की, 300 मीटर आगे आने पर उन्होंने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस ने आत्मरक्षा के प्रयास में जब बचते बचाते कार्रवाई की, जिससे एक बदमाश के पैर में गोली लगी तथा दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर भागने लगा। मौजूदा पुलिस टीम ने कॉम्बिंग करते हुए दूसरे बदमाश को भी पकड़ लिया। पूछताछ पे जिस बदमाश के पैर में गोली लगी उसने अपना नाम रवि पुत्र सुभाष बताया और जिस बदमाश को कॉम्बिंग के दौरान पकड़ा गया उसने अपना नाम धर्मेंद्र उर्फ मोनू पुत्र सयेंद्र। ये दोनों जट मुजड़ा के रहने वाले हैं। ये बड़े शातिर किस्म के चोर है। इनके पोजीशन से एक मोटरसाइकिल, 2 315 बोर का अवैध तमंचा, खोखा जिंदा कारतूस, चोरी के सामग्री जिससे चोरी का काम करते हैं उसमें सब्बल, पेचकस, प्लास, चाकू, ताला तोड़ने का सरिया, चाबी और रस्सी इत्यादि प्राप्त हुआ है और इनके पोजीशन से 62,200 रुपये बरामद हुआ है। वहीं मुजफ्फरनगर पुलिस ने रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों की जांच को लेकर गुरुवार रात कारखानों में काम करने वाली लेबर का सत्यापन करने हेतु कई फैक्ट्रियों में छापेमारी की। इस दौरान पुलिस ने फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारियों के आधार कार्ड और अन्य जरूरी दस्तावेज जांचे। जिन कर्मचारियों का सत्यापन नहीं हुआ था उनके मालिकों को पुलिस ने विशेष निर्देश दिए कि सभी लेबर का सत्यापन समयबद्ध तरीके से कराना अनिवार्य है। सीओ सिटी सिद्धार्थ मिश्रा के नेतृत्व में भारी पुलिस फोर्स के साथ इंडस्ट्री एरिया में अचानक छापेमारी की गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। अभियान के दौरान ये पाया गया कि कई फैक्ट्रियों में सुरक्षा प्रणाली में खामियां थी और कुछ लेबरों का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं था। अधिकारियों ने फैक्ट्री मालिकों को निर्देश दिए कि आने वाले कर्मचारियों का सत्यापन पुलिस के माध्यम से कराएं और उनके इन अकाउंट रजिस्टर बनाए जाए। अधिकारियों का कहना है कि अक्सर फैक्ट्रियों के बाहर से आने वाले लोग काम करते हैं, जिससे ये पता नहीं चल पाता कि उनमें से कोई अवैध घुसपैठिया या अपराधी तो नहीं है। इस कारण शासन के निर्देश पर लगातार फैक्ट्री वर्कर, किराएदार और बाहर से आए व्यक्तियों का सत्यापन किया जा रहा है। सीओ मिश्रा ने बताया कि छापेमारी अभियान जारी रहेगा और फैक्ट्री मालिकों और ठेकेदारों को ये सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी कर्मचारी को काम पर रखने से पहले उसका सत्यापन किया गया हो। उन्होंने स्पष्ट किया कि अब तक किसी विदेशी या बांग्लादेशी नागरिक का पता नहीं चला है, लेकिन ये जांच जारी रहेगी ताकि किसी भी गैर कानूनी व्यक्ति को फैक्ट्री में काम करने से रोका जा सके। कर रहे हैं ये जो एक अभियान चल रहा है, ये कंटिन्यू हो रहा है 1 महीने से कम, जिसके तहत हम बाहर के आए हुए लोग, किराएदार, बाहर से आए हुए फैक्ट्री में वर्कर्स
या फिर कोई अवैध घुसपैठी है, इनके संबंध में चेकिंग हो रही है। और उसी के क्रम में आज हम लोग इस फैक्ट्री एरिया में आए सूजुड़ चुंगी के, और हम लोग ने कुछ त्रुटियां पाई हैं यहाँ पे सिक्योरिटी में। फैक्ट्री वाले लोगों ने कितने सत्यापन नहीं करवाया होता है ज़्यादातर अपने वर्कर्स का, कौन कहाँ से आ रहा है, उसकी इनको हिदायत दी गई है। अब यहाँ पे जितने भी लोग बाहर के काम करने आए उनका सबका सत्यापन पुलिस के माध्यम से कराया जाए। यहाँ पे अटेंडेंस रजिस्टर, इन आउट रजिस्टर बनाए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।